तो बच्चों मैंने ना आपको 2 क्लासेस कंप्लीट करा दी है रिविजन्स की। आप ना क्या करना, बस इन वीडियोस को देखना पेपर से पहले, क्योंकि पेपर से पहले पूरे चैप्टर्स को एक बार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ ना, जो वर्कशीट में आपको करा रहा हूँ, इसी में से आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना कर लोगे आपका काम बन जाएगा पेपर में। आप आराम से 40-60 में से आप 45-50 के आसपास लेके आ सकते हो, आराम से लेके आ सकते हो। और बाकी तो आपके पूरे साल के प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। तो बच्चों ये पाई चार्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जरूर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन तो ये पक्का आएगा। तो द फॉलोइंग पाई चार्ट, इस पाई चार्ट के बारे में बात हो रही है, डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स। तो एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितना पैसा खर्च करा जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे, उसका एक पाई चार्ट है यहाँ पे। तो एक स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वेलफेयर का डिपार्टमेंट होता है, सड़कें बनाने वाला डिपार्टमेंट होता है, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें एजुकेशन के लिए 25%, जैसे मान लो अगर टोटल स्टेट गवर्नमेंट के पास 100%, हर चीज अपने आप 100% होती है, तो टोटल पैसा गवर्नमेंट के पास 100% है। उस 100% में से 25% जो पैसा है वो एजुकेशन पे खर्च करेगी गवर्नमेंट, और उस 100% में से 20% पैसा पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करेगी, और ऐसे ही 10% पैसा उस 100% में से रोड पे खर्च करेगी, और बाकी सब जो पैसा बचेगा 45% वो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स पे खर्च करेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल स्पेंडिंग इज 10 करोड़, इसका मतलब है पूरे तरह कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूरा 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो यहां पे एक्चुअली में परसेंटेज में कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो आप बोलोगे सर 25 + 20 + 10, 20 एंड 10 कितना होता है, 30 होता है। 30 एंड 25 55 हो गया, 55 + 45 100। तो मतलब गवर्नमेंट 100% पैसा खर्च कर रही है, टोटल 100% पैसा खर्च कर रही है। और यहाँ पे वही 100% की जो वैल्यू है यहाँ पे रुपीज में दे रखा है, 10 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं। तो 100% की वैल्यू क्या है, 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपीज है, 100% यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज है। तो पूछा है हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन रोड्स। अगर 100% 10 करोड़ के बराबर है, तो पूछा कि रोड पे गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। रोड पे एक्चुअली खर्च कितना कर रही है, 10% कर रही है। तो एक बात बताओ, अगर 100% 10 करोड़ के बराबर है, तो 10% इसके बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर यहां से एक जीरो ही तो हटाना है हमें, 100 में से एक जीरो गायब कर दोगे तो 10% मिल जाएगा। वो कैसे गायब होगा, जब मैं यहां पे भी 10 से डिवाइड करूंगा और यहां पे भी 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 10% बराबर 1 करोड़ के। 1 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट खर्च करेगी सड़कें बनाने के लिए। तो पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया हमारा, आसान था पार्ट 1। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन रोड्स। आपको पता होना चाहिए कि पूरा सर्कल अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरा सर्कल अपने आप में 360 डिग्री होता है, और यहां पे पूरा हमें जो सर्कल है वो परसेंटेज में दे रखा है, और एक्चुअली में टोटल परसेंटेज कितना है, आप बोलोगे सर 100% है। 100% है, और यहां पे 100% किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री। एंगल की बात हो रही है ना, तो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और हमसे पूछे फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन रोड्स। तो आपको पता है कि रोड पे 10% पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर 100% का मतलब 360 डिग्री है, तो 10% का मतलब क्या होगा, वही चीज दोबारा, इसको 10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा 10% बराबर 36 डिग्री के। तो मैंने एंगल भी निकाल दिया, इसका मतलब है कि मेरा एंगल जो यहां बनेगा वो कितना बनेगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पे मेरा कितना एंगल बनेगा, 36 डिग्री का एंगल बनेगा मेरा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था। What fraction of total expenditure is spent on both roads and public welfare together? तो इन्होंने बोला what fraction of total expenditure, what fraction of के बाद जो लिखा होता है ना, उसे हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता कितना है, 10 करोड़ है। कितना टोटल एक्सपेंडिचर, 10 करोड़ या 100% लिखो, रुपीज में मत लिखना, इसको परसेंटेज में लिखना, बहुत आसान होगा। तो यहां पे हमें पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर 100% है, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहां पे बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन बोथ रोड्स एंड पब्लिक वेलफेयर। तो रोड और पब्लिक वेलफेयर को मिलाए कितना परसेंटेज पैसा खर्च हो रहा है, तो 20% प्लस 10%, 30% पैसा खर्च हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे फ्रैक्शन आना चाहिए, उसमें परसेंटेज कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो बचेगा 3/10। क्या बचेगा मेरे पास, 3/10। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। तो बच्चों समझते अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। वॉल्स, आपके रूम के जो चारों दीवारें, 1 2 3 4 सारे वॉल्स हो गए। और सीलिंग कौन सा होता है, ये सीलिंग होता है, ऊपर छत जो होती है सीलिंग होता है, नीचे फ्लोर होता है। तो हमें अगर ना वॉल्स और सीलिंग को ही प्लास्टर करना है, मतलब चारों वॉल्स हो गया और सीलिंग हो गया, नीचे वाले फ्लोर को कुछ नहीं करना है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, इतना दे रखा है, 4.5 मीटर, 3 मीटर एंड 350 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मीटर में, ये सेंटीमीटर में दे दिया, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर लेंथ पहले है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो लेंथ की वैल्यू है।
यहाँ पे फिर ब्रेड लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो लिखा हुआ ब्रेड की वैल्यू है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 8 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें पता लगाना है कि जो प्लास्टर करवा रहा हूं मैं, लेबर से प्लास्टर करा रहा हूं, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर कराने के लिए मुझे 8 रुपए देने पड़ेंगे। इस पर बहुत ध्यान देना, 1 स्क्वायर मीटर, और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। तो यहां पे हमें एरिया निकालना होगा। 1 मीटर स्क्वायर का जो लेबर्स है वो कितना लेते हैं, 8 रुपए लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपए लेते हैं प्लास्टर कराने के लिए। तो एक्चुअली में टोटल हमारा जो रूम का जो मैंने बोला वॉल्स और सीलिंग है वो कितना मीटर स्क्वायर होगा, जितना भी मीटर स्क्वायर होगा उसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल प्राइस मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, इतने रुपए में मेरा टोटल प्लास्टर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे आपका जो एरिया बोल रखा है, एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में तो सब कुछ आ जाता है, आपके चारों वॉल्स आ जाता है, आपका सीलिंग आ जाता है, आपका फ्लोर भी आ जाता है, लेकिन हमें फ्लोर नहीं करना। तो टोटल सरफेस एरिया में से अगर मैं फ्लोर का एरिया माइनस कर दूंगा तो बात बन जाएगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में से फ्लोर का एरिया को माइनस करना है, फ्लोर के एरिया को माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड होता क्या है, हमारा रूम कैसे क्यूबॉइड है, यहाँ पे एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है, तो इसलिए क्या है, क्यूबॉइड है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर का एरिया। तो अब फ्लोर एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्यूबॉइड होता है, इस क्यूबॉइड के अंदर इसको लेंथ बोला जाता है, इसको ब्रेड्थ बोला जाता है, और इसको हाइट बोला जाता है, इसको हाइट बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे फ्लोर एरिया निकालना, तो फ्लोर एरिया ये वाला होगा, ये नीचे वाला। तो नीचे वाला जो एरिया है इसमें देखो यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो यहाँ पे हमें एल बी माइनस करना है, क्या माइनस करना है, एल बी माइनस करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH माइनस LB। इस 2LB में से जब मैं LB को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। तो हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा। तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। हमें क्या करना है, इस टोटल एरिया के अंदर जो भी लेंथ है ब्रेड, तो उसकी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे एल हमें क्या दे रखा है, 4.5 मीटर्स दे रखे हैं, ब्रेड 3 मीटर्स दे रखा है, और आपको जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 350 सेंटीमीटर। इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 350 को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 0 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3.5। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एल इंटू बी, एल इंटू बी का मतलब हो गया 4.5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, बी क्या यहाँ पे 3 है और एच क्या यहाँ पे 3.5 है, प्लस 2 इंटू एल इंटू एच, एल यहाँ पे 4.5 है और एच हमारा क्या है 3.5 है। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13.5 है, क्या आएगा 13.5 प्लस 2 इंटू 3.5 कितना होता है, 3.5 का डबल 7 होता है, 7 3 से 21 हो गया। और यहाँ पे आपको पता है 2 इंटू 4.5 क्या होता है, 9 होता है। तो और 9 इंटू 3.5 क्या होगा, तो 9 इंटू 3.5 होगा, 9 5 45, 4 9 3 27 प्लस 4 31, तो ये जो है 31.5। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। 13 और 31 कितना होता है, 13 और 31 होता है 44। 44 में अगर मैं 0.5 और 0.5 जोड़ूंगा तो 45 हो गया। 45 प्लस 21 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 66। तो 66 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया। क्या आ गया, 66 मीटर स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर कराने के लिए मुझे 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो मुझे 66 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर कराने के लिए 8 इंटू 66 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो 8 इंटू 66 क्या होता है, आप बोलोगे सर 48 इंटू 11। 48 इंटू अगर मैं 11 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 4 12 और 1 4 5 528। तो यहां पे आ जाएगा इसका आंसर 528 रुपीज, 528 रुपए मेरे को देने पड़ेंगे अपने इस एरिया को प्लास्टर कराने के। तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसके अंदर ये वाली जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर है और ये वाली जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे इन्होंने बोला हमें इसे फोल्ड करना है विदाउट ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे यूं फोल्ड करके सिलेंडर बनाना है, यूं फोल्ड करके सिलेंडर बनाना है। मैं ओवरलैप करके भी सिलेंडर बना सकता था, कैसे, मैं ओवरलैप करके ऐसे सिलेंडर बना सकता हूं। ये देखो, ये ओवरलैप करके सिलेंडर बना दिया मैंने। तो हमें ऐसे सिलेंडर नहीं बनाना, ऐसा वाला सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें ऐसे वाला सिलेंडर चाहिए विदाउट ओवरलैपिंग। और यहां पे मैं कैसे फोल्ड करूंगा, मैं ऐसे ब्रेड के लॉन्ग भी फोल्ड करके सिलेंडर बना सकता हूं और मैं लेंथ के लॉन्ग भी फोल्ड करके सिलेंडर बना सकता हूं। तो क्वेश्चन में तो डिटेल में बोला नहीं है कैसे फोल्ड करना है, ये भी एक सिलेंडर बन गया लेंथ के लॉन्ग फोल्ड करके। तो यहां पे हमें समझना है कि सिलेंडर बनाने के बाद जो सिलेंडर की हाइट होगी ना वो 4 सेंटीमीटर होगा, और यहां पे हमें 4 सेंटीमीटर क्या दिया, रेक्टेंगल का ब्रेड। तो इसका मतलब है मैंने ना एक्चुअली उस रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे फोल्ड किया है ताकि जो मेरा 4 सेंटीमीटर है वो सिलेंडर का हाइट बन जाए।
तो ये अभी ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, सिलेंडर का हाइट हो गया। तो आप देखो जो 11 सेंटीमीटर था, जो आपको लेंथ था, इस लेंथ को जब मैंने फोल्ड किया तो क्या हो गया, वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। तो 4 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया सिलेंडर का, और जो 11 सेंटीमीटर था वो आपके सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। तो यहां पे मुझे समझ आ गया कि यहां पे जो मेरा हाइट है सिलेंडर वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और जो मेरा 2 पाई आर है, जो मेरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, वो किसके बराबर है, 11 के बराबर, 11 सेंटीमीटर के बराबर है। हमसे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमें आर निकालना है, आर निकालने के लिए जरूरी है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, इंटू आर इज इक्वल टू 11। और आप बोलोगे सर ये 11 2 22 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास आर इज इक्वल टू 7 वहां चले जाएगा और 2 2 4 नीचे आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। अब इसको ना डिवाइड करके डेसिमल्स में मत लिखना। आप देखो यहाँ पे पाई है ना, तो मैं पाई को जब 22/7 लिखूंगा तो ये वाला 7 जो नीचे है और ऊपर वाला 7 कट जाएगा। तो इजीली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल्स में मत लिखना, आर स्क्वायर का मतलब मैं आर को 2 बार लिखूंगा, 7/4 इंटू 7/4 इंटू एच। आपकी हाइट क्या है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 कट जाएगा, ये वाला 4 भी कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, नीचे एक 4 है और 22 है, तो 2 11 और 2 2 4, तो 11 इंटू 7 ऊपर बचा है, जो किसके बराबर होगा, 77 के बराबर होगा, और बाई 2। अगर मैं 76 का आधा करता हूं तो कितना आता है, 76 का आधा होता है 38, और ये 76 से एक ज्यादा है, तो एक का आधा कितना हो गया 0.5, तो ये आ जाएगा 38.5, ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां पे आप समझते हैं अपने 5th क्वेश्चन को, इन ए कैंप देयर इज इनफ फ्लावर फॉर 300 पर्सन्स, मतलब आटे की बात हो रही है। तो एक कैंप है जहां पे आटा रखा हुआ है 300 लोगों के लिए फॉर 42 डेज, तो 42 डेज तक आटा खत्म नहीं होगा अगर 300 लोग उसे कंज्यूम करेंगे तो। हाउ लॉन्ग विल द फ्लावर लास्ट इफ 20 मोर पर्सन्स जॉइन द कैंप। 300 लोगों के लिए 42 डेज के लिए आटा था, 42 डेज तक वो आराम से खा सकते थे, लेकिन अगर जो हमारे पास 300 लोग है ना, उसमें 20 लोग और आ जाए तो जो हमारे पास जो आटा है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि 42 डेज तक था 300 लोगों के लिए, तो 20 लोग और आ जाएंगे तो ज्यादा खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना खाना, तो 42 डेज से तो कम आंसर आएगा, इससे कम आना चाहिए आंसर। तो 300 लोगों के लिए खाना कितने दिन के लिए, 300 लोगों के लिए, 300 पर्सन के लिए खाना कितने दिन के लिए था। आप बोलोगे सर खाना था हमारे पास 42 डेज के लिए। हमसे पूछा अगर 20 लोग और आ जाएंगे तो कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल द फ्लावर लास्ट। तो 20 लोग और आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 20 पर्सन के लिए, अगर 300 लोगों के लिए 42 डेज के लिए तो 320 लोगों के लिए 20 लोग और आ जाएंगे, तो +3 +20 करा मैंने यहाँ पे, 300 लोग थे पहले, अब 20 लोग और आ गए, तो 320 लोगों का खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये निकालना है हमें यहाँ पे। तो बच्चों आप बताओ मेरे को, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे बंदे बढ़ाऊंगा तो दिन ज्यादा दिन के लिए आटा बचेगा, कम दिन के लिए आटा बचेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मैं एक क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी कम होती जा रही है। जब मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूं दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। मैं नंबर ऑफ लोगों को बढ़ा रहा हूं, एक कैंप है जिसमें 300 लोग थे, अब मैंने उसको 320 कर दिया, तो आटा भी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आटा कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 अपॉन में x2 बराबर होता है y2 अपॉन में y1। किसके बराबर होता है, x1 अपॉन में x2 बराबर होता है y2 अपॉन में y1। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपने क्या करना है, आपने इसको x1 मानना है, ये x1 है तो ये इसका y1 हो जाएगा, आपने इसको x2 मानना है और इसका ही हमें y2 निकालना है। तो यहां पे इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो 300 डिवाइडेड बाय x2 कितना हो जाएगा, x2 मेरा क्या है 320 है, इज इक्वल टू y2 क्या है मेरा, y2 हमें निकालना है, पता नहीं क्या है y2, अपॉन में y1 42 है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 और 0 कट जाएगा और 30 और 32 है, तो अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये 216 हो जाएगा और ये 215 हो जाएगा। अब मैं 16 और 42 को काट सकता हूं, 2 से 2 8 से 16 हो जाएगा और 221 सा ये हो जाएगा। अब y2 आपका क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा आपका 15 इंटू 21 अपॉन में 8, 15 इंटू 21 अपॉन में 8, 15 इंटू 21 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 15 इंटू 20 होता है 300, और 300 प्लस 15 हो जाएगा 315, 315 डिवाइडेड बाई 8, और 315 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 8 4 32 होता है, 8 3 27 45, तो 8 5 40, 50 बचेगा, 50 बचेगा तो इसका मतलब 8 6 48, 20 बचेगा तो 8 2 16 और 40 बचेगा 8 5 40, तो 35.625।
तो यहाँ पे 35.625 डेज के लिए आटा मेरा बचेगा। अगर 320 लोग आ जाएंगे तो इतने दिन तक आटा बच जाएगा। देखो जैसे ही लोग बढ़े वैसे ही नंबर ऑफ डेज कम हो गए। यहाँ पे लोग बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स खाना तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पे 35.625 थोड़ा ना मैं बोलूंगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं बोल दूंगा 35 डेज तक सारे लोग मिलकर आराम से खा सकते हैं। 35 डेज अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 35। मैं 36 नहीं लूंगा, क्यों? 36 कैसे पहुंचेगा ये, क्योंकि आटा तो 0.625 पे खत्म हो रहा है, तो 36 तो मैं कंप्लीट ले नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 35 डेज कंप्लीट लूंगा, इसका मतलब आटा थोड़ा बच भी जाएगा, लेकिन वो सबके सब लोग कंज्यूम 320 लोग जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे उसको। 0.625 डेज के लिए जो आटा बचेगा ना, 0.625 डेज के लिए जो आटा बचेगा वो सबके लिए थोड़ा होगा, वो सब थोड़ा कंज्यूम कर पाएंगे, वो सिर्फ कुछ लोग ही कर पाएंगे। तो हमें अगर ना 320 लोग कंज्यूम कब तक कर पाएंगे? 35 डेज तक ही कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों आप समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 40 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरी कार है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट्स में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लेता है। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में अगर मुझे सेम डिस्टेंस कवर करना है तो एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम कम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, टाइम कम कर रहा हूं, और मुझे सेम डिस्टेंस ही कवर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं 40 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब मैंने 40 मिनट नहीं, मैंने बोला 25 मिनट में तेरे को उस जगह पे पहुंचना। तो कैसे पहुंच पाऊंगा? स्पीड बढ़ानी होगी मेरे को। तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में आप बताओ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है? यही पूरा खेल है। रट के जाओगे तो नहीं होगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। उसके लिए आपको दिए गए दो क्वांटिटीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिए गए दो क्वांटिटीज क्या है? एक तो स्पीड है आपका और एक टाइम है। एक बात बताओ, जब मैं यहां से किसी जगह तक जा रहा हूं, उस जगह तक जाने के लिए अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या लगता है? टाइम कम लगता है मेरे को। अगर स्पीड में कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब उल्टा उल्टा गेम चल रहा है। स्पीड बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम हो रहा है, स्पीड कम कर रहा हूं तो टाइम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। तो यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने क्या बोला? S1 अपॉन में S2 बराबर होता है T1 अपॉन T2, नहीं T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो यहां पे आपको S1 क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर S1 हमें यहां पे दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या दे रखा है? 40 मिनट्स। टाइम क्या दे रखा है? 40 मिनट्स में दे रखा है, ठीक है जी। और आपको यहां पे बोला गया व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि हमें S1 तो पता है, S2 पता लगा कितना है। जब मेरा T2 कितना होगा? जब मेरा T2 25 मिनट्स के बराबर होगा। जब मेरा T2 किसके बराबर होगा? 25 मिनट्स के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो आपको ना यहां पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। क्यों कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है? जैसे ये आर में और ये मिनट में, मैं बताता हूं क्यों नहीं कन्वर्ट करना है हमें। जैसे आप S1 बाई S2 करोगे तो यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर, और नीचे S2 क्या था आपका? S2 हमें पता नहीं है, तो S2 किलोमीटर पर आवर, वो भी किलोमीटर पर आवर में होगा, इज इक्वल टू T2 बाई T1। T2 क्या दे रखा है मेरे को? 25 मिनट्स दे रखे हैं मेरे को, और यहां पे मेरे को T1 दे रखा है 40 मिनट्स दे रखा है, 40 मिनट्स। तो आप देखो ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाला यूनिट कट जाएगा, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट भी कट जाएगा। तो जब वैल्यूज कट जाएंगी तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सारे यूनिट एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसे कट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 12 से 60 होता है, 5 5 से 28 होता है, 5 8 से 40 होता है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा S2 किसके बराबर आ जाएगा? S2 बराबर आ जाएगा, इस 8 को मैं यहां लेके जाऊंगा तो 96 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगा मेरा S2। इसका मतलब है जो डिस्टेंस में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा था 40 मिनट में, अगर मुझे उसी डिस्टेंस को 25 मिनट में कवर करना है तो मेरे को स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी, 60 से 96 करनी होगी। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट तो नहीं है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे बनाऊंगा, एंड चेक इफ द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमें चेक करना है जो हमें पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या वो स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। इफ नॉट, अगर नहीं लाई करेंगे तो जो शेप बनेगा ना उस शेप का नाम बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? ये हो गया मेरा वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है और यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है। हमें कहां तक जाना है? यहाँ पे हमें देखो एक्स पे तो 1 2 3 4, एक्स पे तो हमें 4 तक ही जाना है, लेकिन वाई पे हमें 8 तक जाना है। तो इसका मतलब स्पेस में गड़बड़ आ सकती है। तो यहां पे हमें क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 2 4 6 8 है ना, तो यहां पे मैं इसको ओरिजिन मानूंगा। ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 4। ऐसे ही मैं क्या करूंगा? यहाँ पे अपने वाई एक्सिस पे ये होता है एक्स वाला कॉमा वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई।
जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे पहले लिखे ना वो सारे के सारे एक्स एक्सिस पे आएंगे, और जो एलिमेंट्स बाद में सेकंड लिखे हुए हैं ना वो सारे के सारे वाई एक्सिस पे आएंगे। तो यहाँ पे भाई स्पेस तो बचा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना 0 से 2 के गैप में बनाऊंगा। 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। अगर आप क्या करना, ग्राफ शीट पे आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, या फिर 0 के बाद 1 2 3 4 8 तक आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पे मैं बोलूंगा जब मेरा x 1 था तो तब मेरा y क्या है, 2 है। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, तो मीटिंग पॉइंट को इसको ऐसे एक्सटेंड करो, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, ये हो गया मेरा मीटिंग पॉइंट। 2 के साथ 4, जब मेरा x 2 है तो y कितना है, 4 है, तो 2 और 4 का मीटिंग पॉइंट हो गया ये, ठीक है जी। 3 और 6, ये हो गया मेरा 3 और 6 का मीटिंग पॉइंट। 4 और 8, और ये हो गया मेरा 4 और 8 का मीटिंग पॉइंट। तो अगर मैं इन सारे लाइंस को ज्वाइन करूंगा यार, स्ट्रेट आएगा, मुझे डाउट है, क्योंकि यहां पे मैंने सही से नहीं बनाया ना, स्केल से नहीं बनाया, तो एक्चुअली में आएगा लीनियर लाइन ही आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, एकदम लीनियर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा आपका। तो ग्राफ का जो शेप बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका। तो बच्चा मैं आशा करता हूं आपको जो भी मैंने अभी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उससे पहले एक और चीज, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, कोऑर्डिनेट लिख दो। ये क्या था, ये 1,2 था, ये 2,4 था, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या था, ये आपका 3,6 था, और ये वाला जो पॉइंट था वो क्या था, 4,8 था। तो जो अगर आपको आज की क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और भी ऐसे वाले वर्कशीट्स लेके आऊंगा जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये इसमें ना मैं पूरे चैप्टर के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आसान मुश्किल सब कवर कर रहा हूं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।